तो सबसे पहला चैप्टर है अपना इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है, मेथडोलॉजीज़ कौन कौन सी हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे कि अभी पूरा चैप्टर जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बेस्ड है। इसके अलावा भी अदर मेथडोलॉजीज़ होती हैं, जैसे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड, है ना। ऑब्जेक्ट क्या है, उसके मेन प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, एब्स्ट्रैक्शन, कैलकुलेशन, इनहेरिटेंस, ये सब, और और भी सारी चीज़ें। ठीक है, बुक से अपने तुम मैच करते जाना, फॉलो करते जाना। ठीक है, तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लैंग्वेज, क्योंकि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, जावा। ठीक है, और जावा क्या है, एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, आवाज़ आ रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब जो जावा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, तो क्यों, नीड क्या है इसको पढ़ने की। तो सबसे पहले ये समझो, जावा को समझने से पहले ये समझो, क्योंकि हम जावा को बोल रहे हैं कि एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज जो हम डेली अपने लाइफ में यूज़ करते हैं, हम अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं हिंदी से, इंग्लिश से, तमिल, तेलुगु, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है ना। तो लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू हम अपने थॉट्स को एक दूसरे के बीच में शेयर करते हैं, है ना। ठीक वैसे ही जैसे हम रियल लाइफ में नेचुरल लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, ठीक वैसे ही क्यों यूज़ करते हैं, हम अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, हम किसी से कुछ काम कराना चाहते हैं, तो हम किसी लैंग्वेज के माध्यम से हम उसको कुछ बोलते हैं कि भाई ये करो, है ना। यही चीज़ सेम अगर हम कंप्यूटर के साथ करना चाहते हैं, हम कंप्यूटर से काम करवाना चाहते हैं, हम अपना काम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं, तो कंप्यूटर के लिए भी हम कुछ ना कुछ उसको कमांड देनी होगी। तो कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करके कंप्यूटर को हम कमांड दें कि तुम ये करो, उसके लिए हम कंप्यूटर की लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। बट कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो जावा नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, जीरो और वन। कौन सी लैंग्वेज समझता है, जीरो वन। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। अब जीरो वन में हम कमांड अगर लिखेंगे, जीरो वन का कॉम्बिनेशन में, क्योंकि हर लैंग्वेज के अपने कुछ वर्ड्स होते हैं ना, अल्फ़ाबेट्स, जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं काका गागा, हिंदी में ऐसा कुछ ना, हर लैंग्वेज के ऐसा कुछ वर्ड्स होते हैं, और उनके कॉम्बिनेशन से हमको सेंटेंस वर्ड बनाते हैं। बाइनरी लैंग्वेज में हमारे पास, बाइनरी लैंग्वेज में केवल जीरो और वन होता है। ठीक है, और ये कौन किसकी लैंग्वेज है, कंप्यूटर। ठीक है, जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, मदर लैंग्वेज है उसकी, कौन सी, बाइनरी, जीरो वन। अब इस जीरो वन पे हम तो कमांड लिखने में हमें क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, हम नहीं कर सकते इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हैंडल हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज आती है, हम इसे जावा, या फिर इनके अलावा हमारे पास सी, सी प्लस प्लस, पाइथन का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, है ना। तो ऐसी कई सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज है। हम इनमें हम कोड लिखते हैं, इनमें हम अपने इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं, देन हम कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन भेज देते हैं। देन इस इंस्ट्रक्शन, जो हम जावा में इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो इंग्लिश में ही होगा, हाँ आगे कोड लिखेंगे देखना सब इंग्लिश में ही रहेगा। बीच में एक ऐसा बंदा आता है जो इस इंस्ट्रक्शन को जीरो वन में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देता है। इतना समझ आ रहा है?
कहीं पे भी नहीं समझ आए तो बता देना। तो जनरली कंप्यूटर लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। कई सारी कंप्यूटर के लिए हम कई सारी लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम इनमें से जो पढ़ने वाले हैं जावा है, ठीक है। इतना समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। देन बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो मैंने कंप्यूटर लैंग्वेज तो बता दिया कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, 0-1 बाइनरी लैंग्वेज। ये है हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जो नीचे नाम मैंने लिखे ना, जावा, C++, पाइथन, ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कौन सी लैंग्वेज है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जिसके थ्रू जिसका यूज़ करके हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू फाइंड द सोल्यूशन। किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ठीक है। और उसे हम कंप्यूटर को देते हैं, जो कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट करता है उस लैंग्वेज में, ठीक है। तुम यहाँ पे देख सकते हो The sequence of set of instruction of any programming language used to find the solution of problem is known as programming language और computer language, ठीक है। तो इनमें से हम जावा का यूज़ करके कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। प्रॉब्लम ये हो सकता है कि हमें प्राइम नंबर फाइंड करना है, हमें नंबर को रिवर्स करना है, हमें इवन ऑड नंबर चेक करना है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना। इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. देखो आज पूरा ना थ्योरेटिकल होगा, थ्योरी को थोड़ा सा समझो, 1-2 चैप्टर के बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ आ गई, तो प्रोग्राम क्या है फिर। तो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उसको एक साथ हम प्रोग्राम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जैसे अगर मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाऊँ, हम जावा में, अगर तुम 9th में बनाए होगे, मैंने एक यहाँ पे ऐसा कुछ क्लास बनाया, ठीक है। यहाँ पे मेरा फंक्शन होगा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args जो भी लिखना है, और इसके अंदर देन प्रिंट स्टेटमेंट होगा, यहाँ हाय, ऐसा कुछ प्रोग्राम बना दिया ना मैंने यहाँ पे। ये मेरा क्या है? Program. ये प्रोग्राम है। लेकिन इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये एक इंस्ट्रक्शन ही तो है कि हम क्लास बना रहे हैं, पब्लिक टाइप का, स्टैटिक टाइप का, वाइड टाइप का मेथड बना रहे हैं, यहाँ प्रिंट करा रहे हैं। तो हम इसको एक साथ, जो पूरा कोड होता है, हम जो लिख रहे होते हैं प्रोग्राम, इसे हम प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। फिर बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। नेक्स्ट हेडिंग इधर देख रहे हो ना, मैं तुम्हारी बुक ही फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोग्रामिंग क्या है? देखो, प्रोग्राम समझ आ गया कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम किसी लैंग्वेज का यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके लिखते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो प्रोग्राम है। देन प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोसेस टू राइट अ प्रोग्राम, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। जब भी हम प्रोग्राम को राइट कर रहे होते हैं तो वो प्रोसेस ही क्या कहलाती है? प्रोग्रामिंग, ठीक है। द प्रोसीजर यूज टू राइट द कमांड एंड स्टेटमेंट यूजिंग ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज प्रोग्रामिंग, है ना। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम कोड लिखते हैं तो वो जो प्रोसेस है कि हम किस तरीके से कोड को लिख रहे हैं, इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, वो प्रोग्रामिंग कहलाती है। समझ आया? Yes, sir.
देन बात करते हैं प्रोग्रामर की। तो प्रोग्रामर क्या क्या होता है? प्रोग्रामर किसे कहते हैं? वो पर्सन जो प्रोग्राम लिख रहा है, टाइप कर रहा है। अगर मैं कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, तो यानी मैं एक प्रोग्रामर हूँ। ठीक है, अ पर्सन हु राइट अ प्रोग्राम रेफर्ड एज अ प्रोग्रामर। समझ आया? बहुत सिंपल है। प्रोग्रामर किसे कहेंगे? जो प्रोग्राम को बना रहा होता है, राइट कर रहा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आज की डेट पे बहुत सारी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल हैं, जिनमें से कुछ के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे, ये है ना। तो ऐसे कई सारी लैंग्वेजेस हैं। तो अब कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे यूज करनी है, ये ना कैटेगराइज्ड है। विच लैंग्वेज सुटेबल फॉर विच पर्पस, कौन सी लैंग्वेज किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए सुटेबल है, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी लैंग्वेज है। तो कौन सी लैंग्वेज कब यूज़ करना है, किस जगह पे यूज़ करना है। तो सबसे पहले ये समझो कि हम लैंग्वेज का यूज़ करके करते क्या है। प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जो तुम अपने फ़ोन में यूट्यूब देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, स्नैपचैट में आजकल लोग तुम सेल्फी लेते हो, और भी व्हाट्सअप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। अब इन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है। कैलकुलेटर प्रोग्राम, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कैलकुलेशन की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही बना होगा किसी ना किसी। तो ये ना कौन सा सॉफ्टवेयर किस प्रोग्रामिंग में बना होगा, ये कैटेगराइज्ड है। अगर हम बात करें सबसे पहले सॉफ्टवेयर की, ठीक है, किसकी बात करें, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर को समझो। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को SW शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर होता क्या है? हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके जो प्रोग्राम बनाते हैं, ऐप बनाते हैं, फ़ोन में तुम देख रहे होगे, जो हम जितना भी फ़ोन के अंदर हम जो यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर है वो। ठीक है, सेट ऑफ प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, जो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ठीक है ना। तो जितने भी फ़ोन में तुम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे आते हैं जो जनरल पर्पस यूज़र यूज़ करता है, यूज़र के लिए है। एप्लीकेशन के अंदर हम व्हाट्सअप लिख सकते हैं, हम यूट्यूब लिख सकते हैं, हम फेसबुक लिख सकते हैं, और भी है। ठीक है, वेब ब्राउज़र हो गया। ये सब किसके एग्जांपल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और ये यूज़र यूज़ करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर आते हैं इसे हम नहीं यूज़ करते। ठीक है, इसके अंदर आता है हमारा OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, कंपाइलर और भी। ठीक है, तो ये सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। नाम से ही समझ आ जाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो स्पेशली सिस्टम के लिए डिजाइन किए जाते हैं और वो हमारा कंप्यूटर यूज़ करता है, हम नहीं यूज़ करते, वो कंप्यूटर यूज़ करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरीज होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे देखो, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे? सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? रिस्पॉन्स करना है। सिस्टम प्रोग्रामिंग System लैंग्वेज। programming language. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, जैसे कि हम अभी तुम कंप्यूटर में MS पेंट चलाए होगे, पेंट में पेंटिंग किया है कभी? Yes, sir. वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इस तरह की जितने भी सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं अपने लिए और वो किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाई जाती हैं,
जैसे अब पेंट में हम पेंटिंग ही कर पाएंगे, हम उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अगर हमें बिलिंग का काम करना है तो मॉल में कभी शॉपिंग करने गए होगे तो डिजिटल बिल अब आजकल मिल रहा है, कंप्यूटर से निकल के प्रिंट होके आता है बिल, है ना। तो बिलिंग का सॉफ्टवेयर है उसके पास जो ये काम करके दे रहा है स्पेशली, ठीक है। ब्राउज़र में हम केवल इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, तुम ब्राउज़र से कोई पीपीटी नहीं तैयार करके, तुम एक्सेल का डॉक्यूमेंट्स नहीं बना सकते, ठीक है। वो इंटरनेट सफरिंग के लिए बना हुआ है। तो ये कैटेगराइज्ड है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक एरिया के लिए डिजाइंड होता है कि ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ये काम के लिए बना हुआ है और वो यूज़ किया जाता है किसी यूज़र द्वारा, हम लोग यूज़ करते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर यूज़ करता है। तो अब सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। समझ आया? यस सर। अब सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम जनरली कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? C++, दो ही लैंग्वेज हैं, ठीक है। दो ही लैंग्वेज हैं जिसका यूज़ हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए करते हैं, जिसे हम सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने पास कई सारे हैं, जिनमें से मैंने पाइथन भी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करने के लिए सूटेबल है, जावा भी है, जावा से बहुत सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, ठीक है। विजुअल बेसिक, C#, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज है। तो जावा बेसिकली किसके लिए यूज़ करने वाले हैं हम, या जावा बेसिकली किस तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए किया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझ आया? समझ आया? यस Yes, सर। sir. चलो, इतना क्लियर हो गया। इसमें से देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ एग्जांपल्स भी हैं कि इन्वेंट्री कंट्रोल, पेरोल प्रोसेसिंग, बैंकिंग सिस्टम, बैंक में जो सॉफ्टवेयर चलते हैं वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं, है ना। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी ये है क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को शॉर्ट में हम ऊप्स भी बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मॉडल है, या हम कहें कि एक मेथडोलॉजी है, ठीक है, जहाँ पे हमको ये बताता है कि हमें जब प्रोग्राम लिखना है तो उस प्रोग्राम को किस तरीके से लिखेंगे, प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, वो सारी चीज़ें हमको ये बताता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम एक्शन, यानी कि जो हमें परफॉर्म करना है उसमें फोकस करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, उसमें फोकस करते हैं रदर देन लॉजिक। यानी अगर मुझे 2 नंबर का सम करना है तो उसका लॉजिक क्या होगा, वो लॉजिक पे हम दिमाग ज़्यादा खर्च नहीं करने वाले, हम सीधा एक्शन में काम करेंगे। यानी हम यहाँ पे जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ज़्यादातर चीज़ें यहाँ प्रीडिफाइंड हमें मिल जाती हैं। सम करना है, फंक्शन कॉल करो, नंबर पास करो, सम तुम्हें मिल जाएगा, हमें खुद से नहीं लिखना। हालांकि हम करते हैं, खुद का लॉजिक लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें अपना माइंड को लॉजिक बिल्डिंग के साथ साफ करना है, लॉजिक लाना है अपने माइंड पे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ऊप्स क्या है, एक मेथडोलॉजी है। ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी एक पैराडिगम या मेथडोलॉजी है दैट हेल्प टू ऑर्गेनाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड लिखने वाले हैं उसको किस तरीके से हम प्रॉपर सीक्वेंस में लिख सके, कैसे उसका एग्जीक्यूशन होगा, वो एग्जीक्यूशन का अप्रोच क्या फॉलो करेगा, ये सब कुछ डिफाइन करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हेल्प करता है टू डेवलप अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूँ कि हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसका एग्जीक्यूशन का अप्रोच क्या होगा, किस तरीके से हम कोड लिखेंगे, ये सारी चीज़ें हमें मेथडोलॉजी बताती है। अगर मैं बात करूँ जावा की, तो जावा अगर ऊप्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसका जो प्रोग्रामिंग लिखने का जो तरीका है, अप्रोच है, वो क्या होगा, वो डिफाइन है पहले से। उसका एग्जीक्यूशन का फ्लो क्या होगा, वो भी डिफाइन है पहले से। तो ये चीज़ें कैसे होंगी, ये नोट डाउन कर लो, जब प्रोग्राम बनाएंगे तब बताऊंगा, ठीक है, कि क्या अप्रोच होता है। हालांकि
बोल देता हूँ कि क्या अप्रोच होगा। प्रोग्राम जब भी हम जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो हमेशा मेन क्लास एकदम बॉटम पे होगा, मेन फंक्शन जो है बॉटम में होगा। बहुत सारी क्लासेस हो सकती है लेकिन मेन फंक्शन एकदम बॉटम में होगा। और इसका जो एग्जीक्यूशन का अप्रोच है वो बॉटम अप अप्रोच होता है। एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है वो कैसा होता है, नोट डाउन करना, ठीक है। बॉटम अप, ठीक है। इतना समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड। देखो मैंने अभी बताया था ना कि मेथडोलॉजी बहुत सारी हैं। जावा कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। जावा हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कुछ लैंग्वेज ऐसी भी हैं जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी को सपोर्ट करती हैं, पीओपी। नेक्स्ट हेडिंग दिख रहा है, ठीक है। तो पीओपी क्या है, यहाँ पे हम लॉजिक में फोकस करते हैं। कहाँ पे फोकस करते हैं, लॉजिक पे। कोई प्रॉब्लम आई तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या लॉजिक हो सकता है, हम इसमें फोकस करते हैं। और जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, प्रोसीजर बना के। प्रोसीजर बोले तो फंक्शन बना के। कुछ आइडिया फंक्शन वगैरह जो बोल रहा हूँ 9th में अगर पढ़े होगे तो समझ आ रहा होगा फंक्शन क्या है, ठीक है। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पीओपी बोले तो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कंटेन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू एग्जीक्यूट इज नोन एज अ प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी बिग प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बना के यानी कि फंक्शन के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारा प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। और हमारे पास जो C++ लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज, C++ और सी लैंग्वेज, सी दोनों को सपोर्ट करता है। वो ऊप्स बेस्ड भी है, सॉरी C++ जो लैंग्वेज है वो ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है और पीओपी को भी सपोर्ट करता है। बट जो सी लैंग्वेज है वो ओनली प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो पीओपी लैंग्वेज जो सपोर्ट करती है पीओपी बेस्ड प्रोग्रामिंग वो हमारी सी प्रोग्रामिंग है, ठीक है। और ऊप में हम जावा को पढ़ने ही वाले हैं, समझ आया? Yes, sir. ओके। तो सर सी किसको सपोर्ट करती है? क्या, सी किसको सपोर्ट करती है? सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिखा ना, देखो फिर से दिखाता हूँ, इसे हाईलाइट कर दूँ। ये सी लैंग्वेज हमारी किसको सपोर्ट करती है, पीओपी बोले तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको सपोर्ट करती है, ठीक है। ओके सर। देन नेक्स्ट में क्या है, फिर से वापस आ गए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस भी लिखी हुई हैं जो प्रोसीजर ओरिएंटेड में है। और लास्ट में देखो सी भी तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे। फॉर्ट्रॉन है, कोबोल है, विजुअल बेसिक है, पास्कल है एंड सी। तो ये सारे लैंग्वेज है जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, समझ आया? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सेम फिर से आ गया। द प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी विच हेल्प टू ऑर्गेनाइज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। एक मेथडोलॉजी है जो हेल्प करता है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वेल ऑर्गेनाइज तरीके से लिखने में, टू डेवलप अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है उसका, द मेन एडवांटेज ऑफ ऊप्स आर मेक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर फास्टर एंड ईजियर। हम कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को बहुत फास्ट और इजी तरीके से डेवलप कर सकते हैं और उसको मेंटेन करना भी इजी रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एक बार कोड को हमने बनाया उसको रीयूज़ भी कर पाएंगे। यानी एक बार मैंने एडिशन करने के लिए कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया तो अब मैं उसको बार बार रीयूज़ कर सकता हूँ। दोबारा से मुझे कभी ज़रूरत पड़ी ऐड करने के लिए कुछ भी तो मैं वो पुराना कोड जो फंक्शन डिफाइन किया उसको रीयूज़ कर लूँगा। ये नहीं कि मैं दोबारा से लिखूँगा। ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है ऊप्स में। हमें दोबारा से सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार अगर वो
चीज़ें लिख दी गई हैं और सेम प्रॉब्लम फिर से आ रही है तो हम डायरेक्ट उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कोड रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ मिलता है। तो ऊप्स के कई सारे प्रिंसिपल्स भी हैं, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। और जो लैंग्वेजेस हैं जो ऊप्स को सपोर्ट करती हैं, देखो नीचे यहाँ पे लिखा है ना, C++, जावा, BB.NET, C#.NET, है ना, पाइथन भी उनमें से एक है। तो ये ऊप्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. अब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी को सपोर्ट करती हैं, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकता है वो देखो। तो हमें यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें नहीं दिख रहा क्या? हमको मिलेगा ऑब्जेक्ट, हमको मिलेगा क्लास, हमको मिलेगा इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म स्पेलिंग क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म, एंड abstraction, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये जो पार्ट हैं, ये किसके पार्ट हैं? oops के। तो जो भी लैंग्वेज oops को सपोर्ट करती है उस लैंग्वेज के अंदर ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। म्यूट कर लेना, ठीक है। तो अब इसमें से हम बात करने वाले हैं किसकी? सबसे पहले ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? सो द रियल लाइफ में अगर तुम देखो तो जो भी तुम्हारे चारों तरफ दिख रहा है, जिसे तुम फिजिकली टच कर सकते हो, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारा बैग, तुम्हारा पेन, तुम्हारा घर, अलमारी, चेयर, टेबल, इटसेल्फ तुम खुद ही भी, ठीक है। तुम क्योंकि अपने आप को टच कर पा रहे हैं, फिजिकल एंटिटी। ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं? फिजिकल एंटिटी। ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल एंटिटी विच हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेट एंड बिहेवियर। फिजिकल एंटिटी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट में हम किसे बोलते हैं? जिसको हम टच कर सकते हैं वो सब ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रियल लाइफ में। जैसे द देखो ऊपर बुक में अगर नोटिस करो, यहाँ पे क्या लिखा है? पॉइंटर दिख रहा है ना, ये जो मेरा डॉट है, हेलो, नहीं देख सर। द ऑब्जेक्ट इज, ये डॉट थोड़ा सा नहीं दिख रहा जो मूव कर रहा है? नहीं सर। कोई बात नहीं, तुम हेडिंग तो फॉलो कर पा रहे हो ना कि मैं कहाँ पे हूँ? हाँ हाँ। Yes, sir. ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? द ऑब्जेक्ट इज अ काइंड ऑफ एंटिटी, फॉर एग्जाम्पल पेन, प्लेस, माउस, टेबल, पर्सन, कैट, चेयर, बैंक अकाउंट, अ कस्टमर और अ डेटा। यानी ये सब क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, सब फिजिकल फॉर्म में है, ठीक है। तो एक ऐसी एंटिटी है ऑब्जेक्ट। कैसी एंटिटी है? यहाँ पे लिखा काइंड ऑफ एंटिटी, इसी को मैं बोल देता हूँ कि ये एक फिजिकल एंटिटी है। सिंपल है ना? तो अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल एंटिटी। ऑब्जेक्ट को क्या क्या बोल सकते हैं ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये रेड पेन ना यूज करके।
ऑब्जेक्ट को, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इंस्टेंस ऑफ क्लास। तीसरा, दिख रहा है कुछ कुछ। ऑब्जेक्ट को हम फिजिकल एंटिटी भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास, इंस्टेंस है क्लास का। ऑब्जेक्ट इज अ आइडेंटिफाइबल एंटिटी। अब इन सब के साथ तुम्हें एक चीज जोड़ना है आगे। अगर हम बोले ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल एंटिटी विच हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर एंड स्टेट, ये हो गया। दूसरा, ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास which have some characteristics, behavior and state. Object is a identifiable entity, ठीक है, जो कि तुम्हारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है बुक के। ऑब्जेक्ट इज अ आइडेंटिफाइबल एंटिटी विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज ऑब्जेक्ट। समझ आया? Yes, sir. जो ये वाला पॉइंट है ना, ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास, इसको हाईलाइट करना। जब मैं क्लास पढ़ाऊंगा ना तब ये चीज़ें समझ आएंगी, और जब प्रोग्राम बनाएंगे। इंस्टेंस का मतलब समझते हो, एग्जाम्पल, यानी क्लास अगर हम बना रहे हैं तो उस क्लास का कुछ एग्जाम्पल होगा। अगर मैं बोलूं, फैन या कार, तो कार एक क्लास हो गई। और किसी पर्टिकुलर कार का नाम लूं तो वो उस कार का एग्जाम्पल हो गया। जैसे अगर मैं बोलूं सिंपल कार, यानी एक क्लास है, और किसी कार का नाम ले लूं, जैसे मैंने ले लिया टाटा की पंच, तो ये क्या है, उस मतलब कार का एक उदाहरण है ना। तुम टाटा पंच देखोगे तो क्या बोलोगे, ये कार है, मतलब उस कार का एग्जाम्पल है, उदाहरण है ना। तो वो इंस्टेंस है उस कार क्लास का, ऐसा ही एज्यूम करके तुम समझ सकते हो। फैन तो बहुत सारे हैं, टीवी बहुत सारे हैं। तो अब फैन एक क्लास हो गई, उस फैन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के फैन अवेलेबल हैं। तो हम किसी, जो हम मेरे घर में वो फैन, उसको हम क्या बोलेंगे, वो फैन क्लास का इंस्टेंस है, एग्जाम्पल है। समझ आया? सिंपल तरीके से तुम इतना बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट एक फिजिकल एंटिटी है जो चारों तरफ तुम्हें दिख रहा है, सब कुछ फिजिकल फॉर्म में, ठीक है। देन किसी भी ऑब्जेक्ट की तीन चीज़ें होंगी, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कुछ, उसका स्टेट होगा, उसका बिहेवियर होगा, ठीक है। और इसको हम बोल रहे हैं आइडेंटिफाइबल एंटिटी, मतलब इसका कुछ नाम होगा जिसके थ्रू हम इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे आगे हम थोड़ा समझते हैं कि क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट के साथ हो सकती है। तो पहला, आइडेंटिटी, द नेम बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड इज नोन एज आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल, पेन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब नाम है जिसके थ्रू हम उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अगर मैंने बोला पेन तो दिमाग में तुरंत पेन की इमेज बन गई, है ना। देन स्टेट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा, उसके कुछ स्टेट होंगे, ठीक है। वो स्टेट क्या हो सकता है, ऑन स्टेट, ऑफ स्टेट या आउट ऑफ ऑर्डर स्टेट, तीन स्टेट होते हैं। कुल मिला के देखने का मतलब ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोसेस्ड या अनप्रोसेस्ड स्टेट में है, वो चेक करने के लिए यहाँ पे ऑन स्टेट, ऑफ स्टेट और आउट ऑफ ऑर्डर। एग्जाम्पल ने अगर बाइक की, तो अगर हम बाइक की बात करें, वो भी तो ऑब्जेक्ट है हमारा। हमने बाइक को स्टार्ट किया, ऑन स्टेट में है, हम बंद कर दिए, वो ऑफ स्टेट हो गया। अगर बाइक ना तो स्टार्ट हो रही ना तो कुछ, मतलब ख़राब सी है, वो आउट ऑफ ऑर्डर स्टेट है। समझ आया?
देन बिहेवियर, बिहेवियर क्या है, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर भी तो कुछ होता है। तो बिहेवियर मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर सकता है, व्हाट कैपेबल टू डू, है ना, ठीक है ना, व्हाट एन ऑब्जेक्ट इज कैपेबल टू डूइंग, दिस इज कॉल्ड अ बिहेवियर। लाइक इफ यू टॉक अबाउट बाइक, तो बाइक क्या कर सकता है, बाइक एक जगह से दूसरी जगह तक हमें ले जा सकता है। पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ, अ बाइक इज एन ऑब्जेक्ट, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इसके, फीचर्स क्या क्या होंगे, उसका कलर ब्लैक कलर में हो सकता है, इंजन कितने सीसी का हो सकता है 150, ठीक है, नेम ऑफ द बाइक उसका आइडेंटिटी हो गया, ठीक है, देन बजाज पल्सर मान लो ये आइडेंटिटी है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बिहेवियर क्या होगा इसका, इज टू स्टार्ट द बाइक, अप्लाई द गियर्स, अप्लाई द ब्रेक एट्सेट्रा, ये सब बिहेवियर है, वो ये सब कर सकता है। एट द पर्टिकुलर टाइम इट मे बी ऑन स्टेट, एट अनदर टाइम इट मे बी ऑफ स्टेट और आउट ऑफ ऑर्डर स्टेट, तो ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, स्टेट में किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अभी Yes, sir. सबको, Yes. Yes, sir. ओके। सो अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मेन प्रिंसिपल्स जो हैं, जो मैंने वहाँ पे लिखे भी थे, देखो क्लास ऑब्जेक्ट तो है, अभी क्लास हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है ना। अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। लेकिन चलो अभी हमने ऑब्जेक्ट डिस्कस किया है, तो ऑब्जेक्ट के साथ साथ थोड़ा सा क्लास के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा इंटर रिलेट करेगा। अभी हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, क्लास के बारे में। ऑब्जेक्ट हो गया, क्लास के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्लास हमारा क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये डेफिनेशन मिलेगी नहीं। क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी, ठीक है, it is also a user defined वो डिफाइंड लिखा हुआ, ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी, इट इज ऑल्सो अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक। तो इसको हम और बोल सकते हैं क्या, और क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ Object. ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हम बोल रहे हैं क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी। लॉजिकल का मतलब जो हमारे दिमाग में पिक्चर पे है, ठीक है, ब्लूप्रिंट है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्लास को एक चीज़ और भी बोलते हैं, यहाँ पे और लिख देता हूँ और करके, और क्लास इज अ क्लास इज अ Blue. ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्लास क्या है, एक लॉजिकल एंटिटी है, इसको हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं। कुछ देर के लिए इसको साइड में रखना यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को, क्योंकि अभी हमने डेटा टाइप पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रखना, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब डेटा टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास हमारा लॉजिकल एंटिटी है, मतलब ये लॉजिकली है, एक ब्लूप्रिंट की तरह है, दिमाग पे है, बट फिजिकल फॉर्म में नहीं है। देन
ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी अभी क्या थोड़ी देर के लिए साइड में रखना, क्योंकि जब हम कोड लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब समझ आएगी कि हाँ हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं। आप क्योंकि क्लास के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें ऐसा कंबाइन करके रखते हैं, बहुत सारी उस क्लास के ऑब्जेक्ट भी बना के रखते हैं, तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी बात करते हैं ये वाली लाइन कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और लॉजिकल। लॉजिकल मतलब उसका एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है, लॉजिकली एक ब्लूप्रिंट तैयार होकर रखा हुआ है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो किस चीज़ का ब्लूप्रिंट है? ऑब्जेक्ट का। यानी अब मैं अगर एग्जाम्पल से थोड़ा सा इंटर रिलेट करूँ और समझाऊँ, तो मान लो हम एक घर बनवा रहे हैं, ठीक है, घर बनवाना है, तो घर बनवाने से पहले हम एक मैप तैयार करवाते हैं इंजीनियर से, एक नक्शा, है ना। तो वो जो ब्लूप्रिंट हम उस घर का तैयार कराते हैं वो ब्लूप्रिंट है, ठीक है, उसको हम क्लास कह सकते हैं। अब उस ब्लूप्रिंट से फिर हमारा घर बनना तैयार होता है और बनते बनते एक बार लास्ट में फिनिश होकर हमारा एक घर रेडी हो जाता है। तो वो घर जो है फिजिकल फॉर्म रेडी होके तैयार हो गया, वो घर क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, हमारा घर रेडी हो गया, ठीक है, ऐसा। और मेरे पास कुछ ऐसे कुछ नक्शा था पहले, इस नक्शे से बन गया ये घर, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हमारा था क्या? क्लास। यानी ये क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ आया? यानी क्लास से ही हमारा ऑब्जेक्ट निकल के आता है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी और डिटेल में क्लास पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पूरा क्लास में ही है, क्लास बेस पे ही है। अब मेन बात करते हैं मेन पिलर्स ऑफ ऊप्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ बात करें एब्स्ट्रैक्शन की, तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन मीन्स डेटा हाइडिंग। वन वर्ड में एब्स्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्शन मीन्स डेटा हाइडिंग। यानी हम कोई इम्पॉर्टेंट डेटा जो कि यूजर को दिखाने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी जो नहीं है ना, उसको हम हाइड कर देते हैं। केवल यूजर को नेसेसरी डेटा जो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको दिखाना मतलब ज़रूरी है उसे दिखाना, वही इंफॉर्मेशन शो की जाए, ठीक है। शोइंग द नेसेसरी डिटेल्स टू द यूजर विदाउट नोइंग इन द बैकग्राउंड डिटेल्स। यानी एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यही है, ठीक है। क्या? बैकग्राउंड डिटेल्स को हाइड करना। सिंपल वर्ड, एक सिंगल वर्ड में डेटा हाइडिंग इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। अब एग्जांपल के लिए अगर हम कार की बात करें, कार में ड्राइवर कार को चला रहा है, तो ड्राइवर के लिए क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं? उसके लिए नेसेसरी है स्टीयरिंग उसके सामने होना चाहिए, क्लच, ब्रेक, गियर, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, है ना। अब उसके सामने उसको इंजन खोल के दे दिया जाए कि ले भैया तुम्हारे सामने इंजन खुला रखा है, तुम कार चलाओ, उसको इंजन से क्या लेना देना, है ना। वो उसकी ज़रूरत की चीज़ तो नहीं है ना, तो वो चीज़ उसके सामने रखी गई है क्या? नहीं, वो तो हाइड है, बैकग्राउंड की डिटेल्स है, वो हिडन है। सही है। ये रियल लाइफ एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्शन का। मैं अगर यहाँ पे ये स्क्रीन पे ये मेरे पास एक प्लस का बटन है, मैं इसमें क्लिक किया स्क्रीन जूम होती है, माइनस वाले में क्लिक किया स्क्रीन जूम आउट होती है। तो अब जूम इन जूम आउट करने के लिए यहाँ पे एक बटन दे दी है, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है, बट मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसके पीछे क्या लॉजिक चल रहा है, क्या कोड लिखा हुआ है, वो तो मेरे को नहीं दिख रहा ना, और उससे मेरे को लेना देना भी नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी हिडन है, बैकग्राउंड की चीज़ यहाँ पे हिडन है, यही है एब्स्ट्रैक्शन। समझ आया? Yes, sir. तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब डेटा हाइडिंग। देन बात करें इनकैप्सुलेशन की, तो इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है? इनकैप्सुलेशन को हम सिंगल वर्ड में बोलते हैं Data function. नहीं, combination. एनकैप्सुलेशन को हम सिंगल वर्ड में, जैसे हमने यहाँ इसको बोला डेटा हाइडिंग, तो ये हमारा क्या है? डेटा Binding. डेटा बाइंडिंग, ठीक है। Binding और combinding एक ही है. क्या? हाँ, ठीक है। तो अब इनकैप्सुलेशन में हम क्या करते हैं? हमारे पास डिफरेंट कई सारा डेटा है, मल्टीपल डेटा है,
उसको हम कंबाइन करके, हमारे पास मान लो एक डेटा ये है D1 D2 ऐसे D3, ऐसे बहुत सारा डेटा है ना, तो इन सब को कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट में रख दिया जाए, ठीक है, इनकैप्सुलेट हो गया ये क्या हो गया, इनकैप्सुलेट कर दिया हमने, यानी कंबाइन कर दिया, डेटा को कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट में रेफर किया है। कैप्सूल जैसा होता है ना, ये कैप्सूल वर्ड से बना हुआ है, ऐसे कैप्सूल का एक ये चीज़ होता है और दूसरा एक ऐसे कवर होता है, दूसरा कैप्सूल, है ना। अब मेरे से इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं आती तो, और इसके अंदर दवा भरी होती है ऐसे, है ना, तुमने देखा होगा कैप्सूल मेडिकल में मिलता है, सही है ना। तो यस सर। उसमें क्या होता है, कैप्सूल में दो कैप होती है, उसको खोलो तो बीच में बहुत सारी मेडिसिन पाउडर के फॉर्म में वहाँ पे कंबाइन होके बनी होती है, तो उस पाउडर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट बना दिया जाता है, वही है इनकैप्सुलेशन का मतलब यहाँ पे। इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑल द डिटेल्स इन अ सिंगल यूनिट, ठीक है। abstraction क्या था, द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स एंड शोइंग द नेसेसरी डिटेल्स टू द यूजर, ठीक है। Encapsulation is the process of binding all the data in a single unit or combining all the details, all the data in a single unit, सही है। इनकैप्सुलेशन को अचीव हम करते हैं क्लास के थ्रू, क्योंकि जब हम क्लास बनाते हैं तो उसकी एक बॉडी होती है और इसी के अंदर हम सारा डेटा कंबाइन करके रखते हैं, समझ आया। Yes, sir. चलो, तो अब्स्ट्रैक्शन हो गया हमारा, इनकैप्सुलेशन हो गया। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस की, ठीक है। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस तो तुमने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, बायो में इनहेरिटेंस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, Yes, sir. सिमिलर है, वैसा ही है। इनहेरिटेंस का मतलब हम किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी में एक्सेस करना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को उसके अंदर इनहेरिट करना चाहते हैं दूसरी क्लास में। जैसे रियल वर्ल्ड पे, रियल लाइफ में हमारे क्या होता है, हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज आती हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मान लो मैं मल्टीपल क्लासेस बना रहा हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्लासेस बनाते हैं, तो मान लो मेरे पास एक क्लास ए है, ठीक है, और एक क्लास बी है। अब अगर ए क्लास में बहुत कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और ये प्रॉपर्टीज़ बी क्लास क्या करना चाहता है, एक्सेस करना चाहता है, तो यहाँ पे हम इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, इनहेरिटेंस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास, जो पहले से एक क्लास है उसकी क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना, एक्वायर करना किसी अदर क्लास में, ठीक है, ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास टू द अनदर क्लास, ठीक है। इनहेरिटेंस में हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, बेस क्लास, पेरेंट क्लास, ठीक है, चाइल्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास। तो यहाँ पे बेस क्लास और पेरेंट क्लास, ठीक है, और सुपर क्लास, ये हमारा ये जो क्लासेस हैं, ये कौन सी क्लासेस हैं, जिसकी प्रॉपर्टी एक्सेस की जा रही है। यहाँ पे ए की प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर रहा है ना, तो जिसकी भी प्रॉपर्टी एक्वायर की जा रही है उस क्लास को हम बेस क्लास कहेंगे या पेरेंट क्लास कहेंगे या सुपर क्लास कहेंगे, सही है, समझ आया, समझ आया। यस Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसके बाद बी क्लास, इसको हम बोलेंगे चाइल्ड क्लास और
derived class और सब क्लास, यानी सॉरी सब क्लास, ये हमारा ये है। तो जो भी क्लास प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है उसे हम चाइल्ड क्लास बोलेंगे या डिराइव्ड क्लास बोलेंगे या सब क्लास बोलेंगे। और जो क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है, यानी ए क्लास की प्रॉपर्टी यहाँ पे इनहेरिट हो रही, तो वो हमारी बेस क्लास है, पेरेंट क्लास है या सुपर क्लास। ये टर्मिनोलॉजी होती है। समझ आया? यस। चलो, अब इनहेरिटेंस हो गया। देन लास्ट हमारा है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म, मैनी फॉर्म। ठीक है, वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल है और उसको हम सेम नेम से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। when object have multiple form and referred as a refer with the same name। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ऑब्जेक्ट मल्टीपल फॉर्म में अवेलेबल है और उसे हम सेम नाम से ही पहचान पा रहे हैं, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास टेबल है, तो डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, कंप्यूटर टेबल है, तो सब टेबल ही, फॉर्म सबका अलग है, फॉर्मेट फॉर्म है ना। शेप की बात करें, ट्रायंगल, स्क्वायर, ओवल है ना, रेक्टेंगल, हैं सभी शेप ही, बट फॉर्म सबका चेंज हो रहा है ना। तो यही हमारा पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। पॉलीमॉर्फिज्म में प्रोग्रामिंग के अंदर हम फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग करते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग हम आगे पढ़ेंगे, बहुत आगे की चीज़ है, तो ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. यस। Yes, sir. तो ये हो गया देन। अब देखो, पॉलीमॉर्फिज्म भी अपना हो गया है। ये जो बुक है ना, इसको पढ़ना है तुम्हें, ठीक है? मैं तो कॉन्सेप्ट समझा दिया, सारी चीज़ें। बुक जरूर तुम्हें पढ़ना है, हर एक वर्ड, जो भी थ्योरी है पूरा पढ़ना है, क्योंकि मैं थ्योरी तो नहीं पढ़ाना कंप्लीट, ये तुम्हें पढ़ना है। ये देखो एग्जाम्पल है टेबल का, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, कंप्यूटर टेबल, ये शेप के एग्जाम्पल हैं। कंप्यूटर भी एक हमारा कंप्यूटर ही तो है, ये सब डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, टैबलेट। देन अब बात करते हैं टू जावा। तो जावा इज अ थर्ड जनरेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ वेरियस फीचर्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम और कोड और अपलेट्स। ठीक है, ये अपलेट क्या है आगे डिस्कस करेंगे। तो जावा हमारा एक थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसको डेवलप किसने किया था? जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम। यानी फाउंडर कौन है जावा के? जेम्स गॉसलिंग। कौन है? जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम ने। अगर आगे देखें, ये देखो हिस्ट्री में क्या लिखा है, जेम्स गॉसलिंग, पैट्रिक नॉर्थन एंड चेरिस, एक है माइक शेरिडन, ये सारी टीम है उनकी। बट ज़्यादातर जो फेमस है, क्योंकि लीडर ही सामने आता है, जेम्स गॉसलिंग। तो जेम्स गॉसलिंग ने जावा को डेवलप करने का सोचा 1991 में, इमेजिन्ड इन 1991। कहाँ पे? ये सारे जितने भी टीम है इनकी और जेम्स गॉसलिंग, ये सभी लोग सन माइक्रो सिस्टम इनकॉर्पोरेशन, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए में, वहाँ पे इन्होंने, मतलब वहाँ पे ये काम करते थे, और वहीं पे इन्होंने जावा को डेवलप करने के लिए सोचा, इमेजिन किया 1991 में। ठीक है, और इसको डेवलप किया और नाम क्या दिया? ओक।
OAK, यानी जावा का नाम जावा से पहले क्या था, ओक था, बट इसको रीनेम्ड करके 1995 में क्या कर दिया गया, जावा। क्यों रीनेम्ड किया गया, क्योंकि ऑलरेडी ओक नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे चल रही थी, और जो चीज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती है वो चीज़ कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता, कॉपीराइट आ जाता है, ठीक है। जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम ने जावा को डेवलप करने का क्यों सोचा, इससे पहले भी तो लैंग्वेज आ रही थी, तो जेम्स गॉसलिंग के को एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना था उनको, जो टीवी सेटअप बॉक्स जो भी होम अप्लाइंसेस हैं उनके लिए उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलप करना था। अब ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए उन्हें जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग लैंग्वेज थे उनमें उन्हें कुछ हो रही थी प्रॉब्लम, कुछ उनमें ड्रॉबैक्स थे, कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी, तो उन्होंने एक नई लैंग्वेज ही बना डाली, ठीक है। तो बेसिकली जावा को बनाने का जो मोटिव था वो इन्हीं के लिए था, ठीक है। कि ये देखो यहाँ पे लिखा है टीवीज, VCR, टोस्टर, माइक्रोवेव, ओवन, रिमोट कंट्रोल, तो जितने भी होम अप्लाइंसेस हैं उनके लिए इन्हें सॉफ्टवेयर डिजाइन करना था, उसके लिए इन्होंने जावा को बना डाला, क्योंकि प्रीवियस लैंग्वेज में थोड़ा सा इन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ फीचर्स उन्हें नहीं मिल पा रहे थे उनमें, ठीक है। जावा को इन्होंने 1991 में बनाना शुरू किया, बन के रेडी हो गया और रिलीज हो गया इसका फर्स्ट वर्जन 1995 में। यानी जावा को किसने बनाया, जेम्स गॉसलिंग ने। कब रिलीज हुआ, 1995 में, ठीक है। जावा का नाम जावा से पहले क्या था, ओक, और ओक एक ट्री का नेम है, ठीक है। और जावा क्या है, जावा एक कॉफी सीड का नेम है, ठीक है। तुम जावा का लोगो भी अगर देखो तो वहां पे तुम्हें कप मग दिखेगा, कॉफी का मग दिखेगा और प्लेट, है ना। तो जावा क्या है, कॉफी की सीड का एक नेम है, जैसे डिफरेंट कैटेगरी के हमारे चावल होते हैं, बासमती चावल ऐसा बोला जाता है ना, वैसे ही जावा किसी एक कॉफी सीड का नाम है। इतना समझ आया, Yes. Yes, sir. ठीक है। Yes. यहाँ पे कुछ हिस्ट्री है, देखो 1990 में सन डिसाइड टू डेवलप न्यू सॉफ्टवेयर, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज जो भी है हमारा होम अप्लाइंसेस में। 1991 में ओक नाम से जावा को बना भी डाला, बट इसके बाद द टीम डेमोन्स्ट्रेटेड यूज द ओक टू कंट्रोल द लिस्ट ऑफ होम अप्लाइंसेस। अब ये जो लैंग्वेज ओक नाम से अभी चलती आ रही थी, उसको होम अप्लाइंसेस के लिए यूज़ किया जा रहा था जो सॉफ्टवेयर बने, ठीक है। धीरे धीरे करके उन्हें पता चला कि यार ओक तो पहले से रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे 1995 में ओक से वो जावा रीनेम कर दिए, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ये सारी चीज़ें तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। ये जो मैं स्किप कर रहा हूँ ये मैंने सारा डिस्कस कर दिया, जो मुझे डिस्कस करना था बुक तुमको रीड करना है, थ्योरी तुम्हें पढ़नी जरूर है, कोई स्किप मत करना, घर में एक बार पूरा ये थ्योरी पढ़ लेना है इस चैप्टर का, ठीक है। Yes. Yes, अब sir. बात करते हैं टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम की। तो अगर हम जावा में प्रोग्राम बना रहे हैं तो कितने टाइप्स के प्रोग्राम हो सकते हैं जावा में। तो जावा में बेसिकली दो टाइप्स के प्रोग्राम होते हैं, पहला है अपलेट प्रोग्राम और दूसरा है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, API प्रोग्राम। इन दोनों को डिस्कस करने से पहले डेटा और मेथड को समझते हैं। डेटा क्या होता है, तो डेटा इज अ रॉ फैक्ट एंड फिगर्स, ठीक है, जो मीनिंगलेस होता है वो डेटा है, जो मीनिंगलेस है। जैसे डेटा कैन बी एनीथिंग, नंबर्स, डिजिट, है ना, और अल्फ़ाबेट्स, कोई सिंबल, वो कुछ भी हो सकता है, वो डेटा है जिसका कोई सेंस नहीं बन पा रहा, लेस है जो, ठीक है। तो और इस डेटा में ही हम प्रोसेसिंग करते हैं, इस डेटा में हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, देन हमें रिजल्ट मिलता है। और वो जो प्रोसेस्ड डेटा है वो इंफॉर्मेशन कहलाता है, जो मीनिंगफुल होता है होती है। हम डायरेक्ट अल्फ़ाबेट्स कुछ भी लिख दिया रैंडम ऑर्डर, कुछ समझ आएगा क्या, नहीं। लेकिन अगर कुछ अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करके कुछ अरेंज करके कुछ लिख दिया जाए तो वो कुछ वर्ड का फॉर्म में आ जाएगा और उसका कुछ मीनिंग निकलेगा, तो वो हमारा इन्फॉर्मेशन हो गया। आफ्टर प्रोसेस्ड डेटा में हम जब प्रोसेस करते हैं उसके बाद जो हमें मिलता है वो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है, और डेटा हमारा रॉ फैक्ट फिगर है जिसका कोई सेंस नहीं है, मीनिंगलेस है, ठीक है। मेथड क्या है, मेथड इज अ सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम स्ट्रक्चर, जो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर कंबाइन करेगा, जो डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है।
कुछ टास्क को परफॉर्म करेगा। इसको हम आगे और भी डिस्कस करेंगे मेथड को, और खूब सारे मेथड्स हम बनाने वाले भी हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम की, तो फर्स्ट है अपलेट प्रोग्राम, सेकंड है एपीआई प्रोग्राम। तो अपलेट प्रोग्राम किसे कहते हैं? तुम लोगों ने एचटीएमएल को सुना है? एचटीएमएल वर्ड कभी सुना है? बताओ बताओ। Yes. तो जब भी हम HTML जावा के प्रोग्राम को HTML के साथ एम्बेड कर देते हैं, यानी कंबाइन करके लिखते हैं, तो ये हमारा कैसा प्रोग्राम कहलाता है? अपलेट प्रोग्राम। समझ आया? जावा को हम एम्बेड करते हैं HTML के साथ, और ऐसे प्रोग्राम को हम जावा अपलेट प्रोग्राम को हम वेब ब्राउज़र में रन कर सकते हैं। और जो API प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API, ये स्टैंड अलोन जावा प्रोग्राम होते हैं, यानी प्योरली जावा पे लिखा हुआ कोड प्रोग्राम, API प्रोग्राम, और ये एग्जीक्यूट होता है JVM के द्वारा। किसके द्वारा? JVM। इनको अभी डिस्कस करेंगे, JVM क्या है, JDK क्या है, JRE क्या है, इसको बताऊंगा, ठीक है। JVM क्या है? जावा की वर्चुअल मशीन है। तो जब हम जावा का प्लेटफॉर्म में कोड लिखना होता है, तो हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, JDK। JDK का फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट। तो जावा डेवलपमेंट किट, यानी ये नाम से समझ आ रहा है कि किट है, जावा डेवलपमेंट के लिए किट है जो हम डाउनलोड करते हैं, और इस किट के अंदर वो सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम जावा के प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और जेडीके के अंदर ही हमें मिल जाता है जेवीएम। जेवीएम क्या है? जावा की वर्चुअल मशीन है जो जावा के प्रोग्राम को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। जेवीएम की हेल्प से जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, और इसी की वजह से एक फीचर जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जावा का, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पोर्टेबल, हाँ, जेवीएम की वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन है जो कि जावा के प्रोग्राम को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। कैसे करेगा? पूरा एग्जीक्यूशन का फ्लो आगे हम डिस्कस करेंगे, ये पूरा फ्लो ही है एग्जीक्यूशन का। बाइट कोड है, बाइट कोड, देन बाइट कोड से बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है जेवीएम, एंड सो ऑन। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे क्या है फ्लो एग्जीक्यूशन का। तो अपलेट प्रोग्राम क्या होता है? सिंपल, HTML के साथ जो जावा का प्रोग्राम एम्बेड होता है उसे वेब ब्राउजर में हम रन कर सकते हैं, वो अपलेट प्रोग्राम है। एप्लीकेशन API प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है? स्टैंड अलोन जावा में लिखा गया कोड जिसको JVM एग्जीक्यूट करता है, वो API प्रोग्राम होता है। समझ आया? Yes. ओके, ये देखो यहाँ पे JDK JRE JVM है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो एप्लेट प्रोग्राम के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, और डायरेक्ट हम उसको कहाँ वेब ब्राउज़र में, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है पॉइंटर पे, जावा अनेबल्ड ब्राउज़र, यहाँ पे हम इसको स्पेशल जावा प्रोग्राम दैट रन ऑन अ जावा अनेबल्ड ब्राउज़र एंड प्रोवाइड द स्टैंडर्ड इंटरफेस बिटवीन अपलेट एंड ब्राउज़र, नोन एज अपलेट प्रोग्राम। Application program is the standalone Java program that run on the true application without web browser। ये वेब ब्राउजर पे नहीं चलेगा, ठीक है। यूजिंग जावा वर्चुअल मशीन, ये JVM में चलेगा, JVM के थ्रू, इज नोन एज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और एप्लीकेशन प्रोग्राम। समझ आया? समझ आया? यस सर। Yes. चलो, अब बाइट कोड से हम इसको कल डिस्कस करेंगे। बाइट कोड क्या है, ट्रांसलेटर क्या है, ठीक है। Yes, sir. अब तक इस जितना आज पढ़ाया हूँ, ये चैप्टर तो पूरा पढ़कर आना कल, ठीक है। थ्योरी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, समझ, देखो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में थ्योरी ही है, तो थोड़ा सा तो थ्योरी समझना पड़ेगा, तब तो जाके प्रोग्राम समझ आएगा। बेसिक ही नहीं समझ आएगा तो प्रोग्राम कहाँ से होगा, है ना। तो इसके आगे का हम बाइट कोड ट्रांसलेटर और भी जो एग्जीक्यूशन फ्लो है वो हम नेक्स्ट कल हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। घर में रिवाइज करना जो भी आज पढ़ा है, ताकि भूले नहीं, क्योंकि जैसे ही चैप्टर एंड होगा टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। किसी को अभी कोई डाउट है किसी चीज़ में तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। ओके, देन यू कैन लेफ्ट
Thank you, sir. ओके, वेलकम sir. वेलकम वेलकम। चलो भाई।